Hello and welcome everyone. In today's class, we will understand the concept of Southern Oscillation Index and the onset and the retreating of monsoon. अब सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स क्या चीज़ है बेटा? ये सिर्फ दो जगहों के प्रेशर का डिफरेंस होता है। अगर डिफरेंस की वैल्यू जो है, प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो माना जाता है कि इंडिया में मानसून की इंटेंसिटी अच्छी है, इंडिया का मानसून अच्छा होगा। और अगर प्रेशर डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो ये माना जाता है इंडिया में जो है मानसून अच्छा नहीं रहेगा। और इससे ये भी नेगेटिव वैल्यू से ये भी पता चलता है कि इस साल एल नीनो डेवलप हुआ है। अब ये हर साल नहीं होता है, ये वेरिएशन जो है सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स की ये आती है 2 to 5 इयर्स और कई बार 7 इयर्स भी हो जाते हैं जो प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वो इस तरीके से इसका पीरियड वेरी करता है। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें दो जगहें शो की गई हैं, एक तो ताहिती है और एक पोर्ट डार्विन है। तो दोनों के प्रेशर का जब हम डिफरेंस निकालते हैं, मतलब ताहिती का प्रेशर पहले रखना है क्योंकि ये साउथ अमेरिका के पास है जहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में हाई प्रेशर बना रहता है, ठीक है। और फिर हमने रखना है, माइनस करना है किसके प्रेशर को, पोर्ट डार्विन के प्रेशर को, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है जहाँ पे हमेशा लो प्रेशर बना रहता है नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये दो पॉइंट चूज़ किए, एक तो ताहिती और जो कि साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास है, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है पोर्ट डार्विन। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो साउथ अमेरिका कोस्ट पे हाई प्रेशर होता है, दैट मीन्स ताहिती पे हाई प्रेशर, और नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया पे लो प्रेशर होता है, दैट मीन्स पोर्ट डार्विन पे लो प्रेशर। तो नॉर्मल कंडीशन में जब प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे ताहिती माइनस पोर्ट डार्विन, ताहिती प्रेशर माइनस पोर्ट डार्विन प्रेशर, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्लियरली शो होता है कि एल नीनो डेवलप नहीं हुआ है और इंडिया में मानसून की इंटेंसिटी भी बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इंडिया के मानसून को, ठीक है। और यही वैल्यू जब हम ताहिती पे लो प्रेशर होता है, जब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, मतलब जब एल नीनो डेवलप होता है तब क्या होता है, ताहिती का प्रेशर लो हो जाता है और पोर्ट डार्विन का प्रेशर हाई हो जाता है। अब फॉर्मूला सेम रहेगा, आपने ताहिती का जो प्रेशर है उसको पहले रखना है माइनस प्रेशर ऑफ पोर्ट डार्विन। तो अब क्या है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एल नीनो डेवलप हो चुका है, तो अब जो डिफरेंस वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो ये क्लियरली शो करता है कि इंडिया में मानसून की इंटेंसिटी अच्छी नहीं रहेगी और इंडिया का मानसून भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि क्लियरली शो है नेगेटिव वैल्यू मीन्स एल नीनो डेवलप हो चुका है। और इसी इंडेक्स को हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। अभी आपके सामने स्लाइड में समरी है प्रेशर डिफरेंसेस की नॉर्मल कंडीशन में और उस कंडीशन में जब एल नीनो डेवलप हो जाता है। तो अब क्या है, इसमें क्या दिखाया गया है कि पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स में ईस्टर्न पैसिफिक में हाई प्रेशर होगा और वेस्टर्न पैसिफिक में लो प्रेशर होगा। और इसमें कंडीशन में क्या होगा, साउथ अमेरिका वाली साइड में ड्राई रहेगा, यानी कि इस कंडीशन से ये पता चलता है ना कि साउथ अमेरिका में क्या होगा, ड्राईनेस बनी रहेगी और ऑस्ट्रेलिया में हैवी रेनफॉल होगी। दैट मीन्स कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। अब सिमिलरली अगर नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स आता है तो इसका मतलब क्या है, वेस्टर्न पैसिफिक में हाई प्रेशर होगा और ईस्टर्न पैसिफिक में लो प्रेशर होगा, यानी कि इस कंडीशन में साउथ अमेरिका में हैवी रेनफॉल होगा और ऑस्ट्रेलिया में ड्राई कंडीशन रहेगी। अब ये तो तब की कंडीशन है जब एल नीनो डेवलप हो जाता है ना, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यानी कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो इस समय ऐसी कंडीशन में हमारा इंडिया का मानसून गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो ये तो था कंप्लीट कॉन्सेप्ट सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स का, जिससे कि हमारा मानसून, इंडिया की मानसून इंटेंसिटी हमें पता चलती है। Now the next topic is the onset of monsoon and withdrawal of monsoon।
जस्ट बेटा रिकॉल करो कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। इसमें हमने एक एक फैक्टर अच्छे से डिटेल में समझा था। सेकेंडली हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, तो वो भी हमने वन बाय वन सारे फैक्टर्स अच्छे से समझे थे। देन थर्डली हमने समझा था इंडियन मानसून किन कारणों से आता है, और वो सभी पॉइंट्स को डिटेल में हमने समझा था, जैसे एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन, इंडियन डाइपोल, और आज हमने पढ़ा सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। अब हमने मानसून कैसे बनता है या मानसून कैसे आता है, इसकी तो हमने सारी जेनेसिस समझ ली है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि मानसून कब आता है और किधर जाता है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल डिटेल्स आज हमने समझनी है। तो इसके लिए अब जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, तो आपने सारे पीछे के कॉन्सेप्ट्स जो अब तक हमारी क्लाइमेट क्लास में हमने पढ़े हैं उसको रिकॉल करते जाना और इंटर रिलेट करते चले जाना है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इंडियन मानसून के लिए ओरियोग्राफिक फीचर्स जो हैं हमारे कंट्री के, वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि इंडियन पेनिनसुला के जो ये वेस्टर्न घाट से टकरा कर जो है साउथ वेस्ट मानसून दो ब्रांचेस में स्प्लिट होता है। एक तो अरेबियन सी ब्रांच बनती है और एक बनती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जिसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को जो स्क्रीन पे आपके सामने मैंने इमेज दिखाई शो की हुई है, इससे आप समझेंगे। देखिए, अरेबियन सी ब्रांच जो है ये 3 पार्ट्स में फर्दर स्प्लिट होती है। जो फर्स्ट पार्ट है वो वेस्टर्न घाट से टकराता है और यहाँ पर रेनफॉल करता है। अगेन इट इज़ अ ओरियोग्राफिक फीचर, जिसकी वजह से क्या है, मॉइस्चर लेडन विंड्स क्या करती हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट कॉन्टीन्यूअस हैं तो ये विंड्स इन घाट्स को क्रॉस नहीं कर पाती, क्रॉस करके दूसरी साइड नहीं जा पाती, तो यहीं पे इनसे टकराती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो जितना मॉइस्चर ये फर्स्ट पार्ट के विंड्स में होता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ इस विंडवर्ड साइड में तो बहुत अच्छी बारिश हो जाती है और लीवर्ड साइड में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। आप ये समझ लो कि नाम मात्र बारिश, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है। ठीक है, अब आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पर जो सेकंड स्प्लिट है अरेबियन सी ब्रांच का, वो मुंबई को स्ट्राइक करता है अराउंड 10 जून और फिर आगे बढ़कर सेंट्रल इंडिया में बहुत अच्छी रेनफॉल कॉज करता है। यहाँ पर क्यों रेनफॉल हो जाती है इन विंड्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अगेन विंध्या रेंजेस और सतपुरा रेंजेस हैं, जो कि अगेन ओरियोग्राफिक फीचर्स हैं हमारे। और इन रेंजेस से जब विंड टकराती है तो अगेन क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं और प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न घाट्स में जो अरेबियन सी ब्रांच है, इन्हीं की वजह से रेनफॉल होता है, इन्हीं की वजह से रेनफॉल रिसीव करते हैं ये एरियाज़। अब लेटर जून में क्या होता है, जो थर्ड स्प्लिट है अरेबियन सी ब्रांच का, इट एंटर्स थ्रू सौराष्ट्र पेनिनसुला इन द कच्छ रीजन, और वहाँ थोड़ी सी बौछार सी हल्की सी रेनफॉल करके ये आगे बढ़ जाती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में जाकर पहुंच जाती है। एक्चुअली यहाँ पर ना कोई ऐसा ओरियोग्राफिक फीचर है नहीं जो इन विंड्स को रोक सके और क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो या प्रेसिपिटेशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो अरावली रेंजेस हैं, अरावली रेंजेस क्या है, इन विंड्स के बिल्कुल पैरेलल आ जाती हैं। आप स्क्रीन में देखो, अरावली रेंजेस के बिल्कुल पैरेलल में ये विंड फ्लो करती हुई आगे निकल जाती हैं, तो टकराती तो है ही नहीं, जिसकी वजह से बारिश भी नहीं हो पाती। तो यही रीज़न है कि वेस्टर्न राजस्थान और कच्छ रीजन में जो है रेनफॉल अच्छी नहीं हो पाती या हो ही नहीं पाती। और फर्दर यही जो है ना हमारी अरेबियन सी ब्रांच यहाँ इंडो गैंगेटिक प्लेन में दूसरी वाली ब्रांच जो है हमारी बे ऑफ बंगाल, हम देखेंगे कि ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी इंडो गैंगेटिक प्लेन में आके अरेबियन सी ब्रांच से रीयूनाइट हो जाती है और फिर दोनों ब्रांचेस मिलकर इस रीजन में, नदर्न प्लेन वाले रीजन में बरसात करती हैं, रेनफॉल। इसी वजह से नदर्न प्लेन अब हम साउथ वेस्ट मानसून की सेकेंड ब्रांच, जिसको हम बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। अब इस मैप में जो आपके सामने स्क्रीन पे इमेज है, इसमें बे ऑफ बंगाल ब्रांच को देखो। ये ब्रांच म्यांमार के अरक्कन हिल्स से जाकर टकराती है और जिसकी वजह से अरक्कन हिल्स, जो कि सेकंड इमेज में क्लियर दिखाई दे रहे हैं कहाँ पर हैं, मैंने फर्स्ट इमेज में भी सर्कल किया है कि आपको पता चल जाए अरक्कन हिल्स कहाँ पे हैं, और एग्जैक्ट लोकेशन सेकंड इमेज में क्लियर है। ये अरक्कन हिल्स और म्यांमार रीजन में काफ़ी अच्छी हैवी रेनफॉल करती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है और ये दोनों पार्ट्स डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। एक
जो मेजर पार्ट है वो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है और दूसरा जो है मलेशिया थाईलैंड की तरफ मूव ऑन हो जाता है। अब पहले जो ये स्ट्रीम है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव होती है वो सबसे पहले बांग्लादेश में रेनफॉल करती है, फिर वेस्ट बंगाल में रेनफॉल करती है और फिर ये ब्रांच फिर से 2 पार्ट्स में स्प्लिट होती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयाज़। और एक पार्ट तो जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मूव हो जाता है, लाइक असम में, वहाँ पर हैवी रेनफॉल का कारण बनता है। अब देखो जो चेरापूंजी है उसकी स्लोप, उसकी जो शेप है वो फनल शेप रीजन है और जब ये मॉनसून विंड्स उससे टकराती हैं तो वहाँ पर अचानक से मॉनसून बर्स्ट होता है और ज़बरदस्त रेनफॉल कॉज होता है, जिसकी वजह से ये रीजन जो है चेरापूंजी वर्ल्ड का हैवीएस्ट रेनफॉल रीजन भी माना जाता है। अब जो दूसरी ब्रांच है इसी स्प्लिट के जो सेकंड वाला पोर्शन है जो नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ चला जाता है और अरेबियन सी ब्रांच से जाकर ये वाली ब्रांच जाकर मिलती है और नॉर्दर्न प्लेन्स में अच्छी खासी रेनफॉल का कारण बनता है। तो अब आपने ये समझ लिया है कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच के रीयूनाइट होने पर रेनफॉल रिसीव करता है, ठीक है। और इसका मेन कारण हिमालयाज़ भी है। अगेन इट इज़ अ ओरियोग्राफिक फीचर जो कि हमारी मॉनसून विंड्स को रोकता है, टकराती हैं मॉनसून विंड्स और ये दोनों ब्रांच की जो विंड्स हैं वो टकराने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं और यहीं पे नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर हैवी रेनफॉल करती हैं। ज़्यादा अच्छी बारिश होने से क्या होता है यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी है। अब देखो जो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाली विंड्स हैं ये मौसेरम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल करती है। मौसेरम जो है वो खासी हिल्स पे लोकेटेड है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश करने के बाद फिर ये फर्दर आगे मूव करती हैं। अब अगर देखा जाए कि अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल में से कौन सी स्ट्रॉन्गर है तो वो है अरेबियन सी ब्रांच, क्योंकि ये डायरेक्टली इंडिया में स्ट्राइक करती है, जबकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है पहले म्यांमार साइड में स्ट्राइक करती है और लगभग 50% जो मॉइस्चर वो कैरी करके लेके जाती है एज अ रेनफॉल वहीं छोड़ देती है, फिर रिमेनिंग 50% को वो आगे फर्दर कैरी ऑन करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो फर्दर जब वो मूव करती है म्यांमार रीजन के बाद तो वो 2 में स्प्लिट होती है, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। अब वो दोनों रीजन्स में कैसे 25% ही मॉइस्चर लेकर जा पाती है और उसी के अकॉर्डिंग रेनफॉल कर पाती है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ मॉनसून सीजन। तो इसके आपके सामने जो स्क्रीन पे इमेज है इसमें क्लियरली आप देख सकते हो कि जो तमिलनाडु कोस्ट है इट इज़ पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये इंडियन पेनिनसुला को क्रॉस करते हुए यहाँ से साइड से जा रही है तो ये तमिलनाडु कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल होती है। तो अगेन ये ओरियोग्राफिक फीचर ऐसा कोई है नहीं जो जिससे ये टकराए और ये क्लाउड फॉर्मेशन हो या प्रेसिपिटेशन हो, ये बिल्कुल पैरेलल से रन कर जाती है, एक तरीके से बाईपास हो जाती है, जैसे कि हमारी अरावली रेंजेस थी, है ना, ये बिल्कुल वैसे ही पड़ जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच के लिए भी। तो इस वजह से इस रीजन में बे ऑफ बंगाल ब्रांच रेनफॉल नहीं कर पाती। सेम क्या है अरेबियन सी ब्रांच के साथ होता है कि वो भी यहाँ तमिलनाडु कोस्ट पे रेनफॉल नहीं कर पाती, क्योंकि तमिलनाडु कोस्ट जो है अरेबियन सी ब्रांच के लिए रेन शेडो एरिया में आ जाता है। तो रेन शेडो एरिया में तो रेनफॉल नहीं हो पाती क्योंकि ये तो विंडवर्ड साइड में ही बारिश होती है ना, लीवर्ड साइड में तो होती ही नहीं। तो ये 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से तमिलनाडु कोस्ट जो है इट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ मॉनसून सीजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना भी टोटल मॉइस्चर ये दोनों अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच कैरी करते हैं उसका सिर्फ 20% ही इंडिया में प्रेसिपिटेट हो पाता है, क्योंकि ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ना ये म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड में भी जो ये मॉइस्चर कैरी करती है उसी से जाके बारिश करती है। वो तो इंडिया में जितना वहाँ बारिश हो गया वो मॉइस्चर तो इंडिया नहीं आएगा ना। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हमने देखा कि 1 जून से जो है मानसून स्टार्ट होकर 15 जुलाई तक के टाइम पीरियड में मानसून पूरे इंडिया में आ जाता है, अगर ठीक मानसून अपने टाइम से आता है। इन केस कोई फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा देर से आता है या थोड़ा पहले आता है, तो ये टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा वेरी कर सकता है।
अब हम पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मानसून या विड्रॉल ऑफ मानसून, और इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे जैसे सितंबर आने लगता है तो जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ शिफ्ट होने लगता है, और इसके साथ सन के साथ साथ ही क्या होता है, ITCZ बेल्ट भी जो है वो शिफ्ट होने लगती है, जिससे क्या होता है, इंडिया पे पहले जहाँ लो प्रेशर शेल क्रिएट हुआ था अब वो धीरे धीरे लो प्रेशर रिड्यूस होने लगता है और हाई प्रेशर इंक्रीज़ होने लगता है। और इसी की वजह से क्या है, जो तिब्बतन प्लेटो है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर था और वहाँ पर सारी विंड्स, क्योंकि वो वॉइड क्रिएट हो गया था, वहाँ से एयर तो राइज अप हो चुकी थी, अब उस वॉइड को भरने के लिए साइड की जितनी भी आजू बाजू की विंड्स थी वो सारी उसी वॉइड में जा रही थी, ठीक है, उसको भर रही थी। तो अब क्या है, जब इंडिया पे हाई प्रेशर इंक्रीज़ होने लगा तो तिब्बतन प्लेटो पे भी जो है धीरे धीरे उसकी भी हीट रिड्यूस होने लगी और उस साइड विंड्स का मूवमेंट होना बंद हो गया। और जो साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स थी अब वो अपना, क्योंकि सारा मॉइस्चर स्प्रेड कर चुकी थी, तो ये विंड्स भी बिल्कुल वीक हो चुकी होती हैं। और सितंबर में तो क्या होता है, सितंबर मंथ में, सितंबर के आसपास, मतलब जैसे सितंबर स्टार्ट होता है मिड सितंबर तक नॉर्थ वेस्ट रीजन से मानसून रिट्रीट होने लगता है, ठीक है। अब आप इस फिगर में देख सकते हो कि सबसे पहले जो रिट्रीटिंग ऑफ मानसून है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन से स्टार्ट हुआ है, और फिर अक्टूबर में पूरे सेंट्रल इंडिया से रिट्रीट हो जाता है, और फिर नवंबर दिसंबर तक तो सारी की सारी विंड्स जो है ना वो वापस आ जाती हैं, कहाँ, साउथ इंडिया को भी क्रॉस कर जाती हैं, यानी कि रिट्रीटिंग मानसून यहाँ से भी शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि अप टू दिसंबर क्या होता है, पूरा का पूरा मानसून चला जाता है इंडिया से। तो अब हमने ये देखा कि जैसे ऑनसेट ऑफ मानसून जो होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, वैसे ही जो रिट्राइवल ऑफ मानसून होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, ठीक है। सो दिसंबर एंड तक हमारे पूरे इंडिया से मानसून पूरी तरह हट जाता है। अब आप ऑनसेट ऑफ मानसून का कॉन्सेप्ट रिकॉल करो, जहाँ पर हमने ये देखा था कि तमिलनाडु कोस्ट बिल्कुल ड्राई था, वहाँ पर ना तो अरेबियन सी ब्रांच ने रेनफॉल किया और ना ही बे ऑफ बंगाल ब्रांच रेनफॉल कर पाई, जिसकी वजह से तमिलनाडु कोस्ट जो था ये बिल्कुल सूखा रह गया था। बट ये रिट्रीटिंग मानसून जो है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसमें ये रिट्रीटिंग विंड्स जो हैं बे ऑफ बंगाल रीजन से मॉइस्चर गैदर करती हैं और यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में अच्छी बारिश कर देती हैं। और साथ ही जो बे ऑफ बंगाल पे आप देखो, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है कि कुछ ऐसे डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं, कुछ साइक्लोनिक कंडीशंस ऐसी बनती हैं जिसकी वजह से साइक्लोनिक विंड्स जो हैं इन्हीं रीजन्स पे, मतलब उड़ीसा कोस्ट, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये साइड में जो कोस्टल रीजन जो मैंने मार्क किया हुआ है ना, इस जगह पर काफ़ी हैवी रेनफॉल करती हैं और कई बार इस साइक्लोनिक कंडीशंस जो डेवलप होती हैं उसकी वजह से साइक्लोनिक डिस्ट्रक्शन भी होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है या रिट्रीटिंग मानसून है, ये ही एक जो कारण है वो तमिलनाडु रीजन के रेनफॉल रिसीव करने का कारण बनता है। अब आप रिकॉल करो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाला जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं, यानी कि मेडिटेरेनियन सी पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं उसकी वजह से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो हमारे इंडिया पे बारिश करती हैं, और वो कब करती हैं, विंटर सीज़न में। तो ये जो विंटर सीज़न का जो रेनफॉल होता है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अब आप इस स्लाइड में देखो, ये जो आपके सामने इमेज है इसमें मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं ये मैंने आपको शो कर दी हैं कि विंटर सीज़न में ये रेनफॉल लेकर आती हैं, और जिसकी वजह से जो मार्क्ड रीजन है यहाँ पर जो रॉबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे आपका वीट है, ग्राम है, ये रबी क्रॉप्स बहुत बढ़िया ग्रो करती हैं और इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये विंटर रेनफॉल रहती है। और विंटर रेनफॉल की ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही ये जो कश्मीर है, अपना पंजाब है, हरियाणा है और यूपी है, इन रीजन्स में बारिश, ये रीजन्स जो है विंटर सीजन में रेनफॉल रिसीव करते हैं। आई हैव अटैच्ड वन वीडियो क्लिप which shows the onset and the withdrawal of monsoon very nicely, so you are requested to watch this video clip very carefully and recall and revise all the concepts and along with the onset and
withdrawal of monsoon, which was taught today. Now, let us have a look over the regions on the earth where monsoon occurs. Monsoons mainly occur in the regions of South Asia. The other regions include parts of Equatorial Africa, East and Southeast Asia, Northern Australia, and, to a lesser extent, in the southwestern United States. However, the most well-known monsoon occurs over Indian subcontinent. Now let us take up monsoons of India in detail. The intertropical convergence zone, where the northeast trade winds and southeast trade winds converge in a low pressure zone, moves to the north of equator and establishes itself over the Indian subcontinent during the month of July. The southeast trade winds, after crossing the equator, are deflected to the right by the Coriolis force, forming the southwest monsoons. These pick up the moisture while traveling from sea to land and cause orographic rain once they hit the highlands of the Indian peninsula. This results in the southwest monsoon. The monsoonal winds, after reaching the Indian peninsula, split into two branches, the Arabian branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch causes rain all along the western coast. The Bay of Bengal branch strikes at the West Bengal coast and the southern slopes of Shillong Plateau. It merges with the Bay of Bengal branch over the Punjab and Himachal Pradesh. The southwest monsoon sets in over the Kerala coast by 1st June and moves swiftly to cover the entire subcontinent by 15 July. The weather conditions all over the country change with the onset of the monsoon winds. The season will be characterized by high heat, high humidity, extensive clouding, and several spells of moderate to heavy rains with strong surface winds. The ITCZ gradually starts moving to the south of equator. Now we see a total reversal in the direction of the trade winds. The continent cools rapidly, forming a large area of high pressure over North Central Asia, known as the Siberian High, and a smaller area over India. Now the drier, colder air of the continent blows offshore, creating the dry monsoon season. The monsoon starts retreating from the northwest India by September and withdraws completely from the region, except the southern peninsula by mid-October. Unlike the sudden burst of the advancing monsoons, the withdrawal is rather gradual and takes about 3 months. The retreating monsoon picks up moisture from the Bay of Bengal and establishes over the Tamil Nadu coast and the east coast of Sri Lanka. The Tamil Nadu coast, which remains dry during the southwest monsoon period, receives its rainfall from the northeast monsoons in the month of December. During the winters, a jet stream known as subtropical westerly jet stream blows in an eastward direction south of Himalayas. This jet stream brings in the western disturbances from the Mediterranean coast, which causes winter rains over the northern India. So students, this is all about today's class. Hope you understand well, but still if you have any doubt, any query, you can ask me any day, any time.